दोस्तों, मैं दिवेश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में बहुत पार्ट्स को कवर किया है। अब हमारा सिर्फ 2 पार्ट्स कवर करना बाकी रह गया है। बहुत खुशी हो रही है कि डिटर्मिनेंट्स हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक ना। आप लोग भी बोर हो गए होगा एक ही टॉपिक को पढ़ के। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आपका इसका सोल्यूशन मिल जाएगा कि डिटर्मिनेंट से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो 2 टॉपिक जो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस भी किया था थोड़ा सा, कि एक हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और दूसरा डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये 2 टॉपिक्स हमारे पास अभी बाकी है कवर करने को, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का क्लास हमारा होगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कल भी मैंने मतलब इस पर डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हम लोग को क्या पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हम लोग को ये चीज़ पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन वही होता है, किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन का मतलब है कि उस चीज़ का उपयोग करके आप क्या क्या कर सकते हो। एज फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे कि मतलब एजुअली मतलब डेली वर्क से अगर एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, तो जैसे कि मान लीजिए दूध, हमारे जीवन में सब कुछ दूध से परिचित है। अब देखिए दूध से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दूध से दही भी बना सकते हैं, दूध से छेना भी फाड़ सकते हैं, दूध से रसगुल्ला भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। दूध से पनीर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से आप ये समझते हैं कि दूध का एप्लीकेशन क्या हो गया कि दूध से वो भी चीज़ हो रहा है, वो भी चीज़ हो रहा है, वो भी चीज़, तो वो सारा उसका फंक्शन है, ठीक ना, वो उसका वर्क है, ठीक। तो वो उसके एप्लीकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। एक्चुअली में इसको उससे जोड़िएगा मत, ठीक ना, ये मैथ्स है और वो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, डिटर्मिनेंट्स की सहायता से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसी चीज़ को हमको एप्लीकेशन में कवर करना है। तो मैंने 3 चीज़ के बारे में बताया था। पहला, आपको जो डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं, जिस चीज़ को बनाते हैं, वो हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। दूसरी चीज़ जिसको हम बता रहे थे वो है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और तीसरी चीज कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स आपको दिया रहेगा, उसको कोलिनियर दिखाना रहता है कि वो कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, उस तीनों में सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आप लोग को सिखाएंगे। ये चीज आप लोग 10th क्लास में ही सीखे हुए हैं, ठीक है। क्लास 10th में याद कीजिए, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट चैप्टर जब आप लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलता होगा कि यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, ए बी सी कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगाते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही था। तो आप इस फार्मूला का बिल्कुल भी यूज यहाँ पर नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा यहाँ भी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जब आपको 3 गो निर्देशांक दिया हो, लेकिन यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट्स का यूज करके बनाना है। आपको एक बात जान करके आश्चर्य होगा कि ये भी है वही चीज 10th में जो आपको फार्मूला लंबा चौड़ा दिया जाता था, ठीक ना, वो फार्मूला डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक करके बनाया गया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स को तोड़ करके ही वो फार्मूला दिया गया। मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा कि डिटर्मिनेंट्स को तोड़ करके ही वो फार्मूला दिया गया है, बनाया गया है। तो हम लोग उसका 10th में यूज करते हैं। 10th क्लास में डिटर्मिनेंट्स को इंट्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि बच्चे पहली बार परिचित होंगे डिटर्मिनेंट से, तो उसको डिटर्मिनेंट जानने के लिए पहले मैट्रिक्स जानना होगा, तब तो डिटर्मिनेंट जान पाएगा। इसलिए वहाँ पर सर लोग इस बात को डिस्कस नहीं कर पाते कि ये डिटर्मिनेंट्स का ही फॉर्म है, बस उसको एक फार्मूला याद करा दिया जाता है कि ये फार्मूला यही होता है, ठीक ना। और उसका प्रूफ भी दिया गया वहाँ पर कोऑर्डिनेट के आधार पर। यहाँ पर हम लोग उसका प्रूफ डिटर्मिनेंट्स के आधार पर लेंगे कि डिटर्मिनेंट्स से फार्मूला कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसका पहला टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 वर्टिसेज होने चाहिए। 3 वर्टिसेज की सहायता से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, तब उसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पर इफ ए x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3 be the 3 vertices of triangle ABC। क्लियर है। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC मान लिए, ये आपका A है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है? बहुत आसान है फार्मूला। इसमें का जो तीनों यक्स वाला कोऑर्डिनेट है, x1, x2, x3, उसको एक कॉलम में
y1 y2 y3 को सेकेंड कॉलम में और इसके साथ 1 1 1 लेते हैं ताकि ये 3/3 का डिटर्मिनेंट्स बन सके। ये हम लोग ले लिए, यहाँ पर 1/2 छूटा हुआ, सॉरी 1/2, ठीक है। अब देखिए इसका मैंने सेकेंड रूप आपको दिया है कि आपको जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे उस समय कि अगर रो को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ता, याद होगा आप लोग को, ठीक है। तो अगर ऐसे आप अगर लिखना नहीं चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस x वाला को पूरा फर्स्ट रो में, y वाला को पूरा सेकेंड रो में और 1 1 1 थर्ड रो में। तो ये भी क्या देगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही देगा, दोनों वैल्यू सेम आएगा, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। 1/2 सब में छूट गया था। चलिए अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसको ब्रेक करके कैसे 10th का फॉर्मूला बनाया गया था। देखिए आप इसको किसी रो या कॉलम वाइज तोड़ करके देख लीजिए, आप खुद मतलब अस्वस्थ हो जाइए, मतलब अस्वस्थ करे सॉरी, आप खुद इस बात का आश्वासन ले सकते हैं कि इसको ब्रेक करने पर 10th का फॉर्मूला ही आता है तो आता है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हमने लिखा है 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 रह जाएगा। हम इसको रो वाइज ब्रेक, सॉरी कॉलम नंबर 1 वाइज ब्रेक कर रहे हैं। एक्सपैंडिंग अलोंग C1 यहाँ पर लिखे नहीं है, आप चाहो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपैंडिंग अलोंग C1 तो क्या हो जाएगा, x1 हमारा ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये क्या आ जाएगा y1 × 1 माइनस y3 × 1, ठीक है। सेकेंड में माइनस x2 इंटू में ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो बचेगा y1 × 1 माइनस y3 × 1, क्लियर है। प्लस x3 के साथ क्या होगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो y1 × 1 माइनस y2 × 1, क्लियर है। अब देखिए 1/2 x1 y2 y3 माइनस x2 y1 y3 x3 y1 और ये y2, क्लियर है। लेकिन आप कह रहे हो कि सर जी हमको पूरा का पूरा याद है कि 10th में जब फार्मूला पढ़े थे तो यहाँ पर प्लस था, माइनस का तो कोई चर्चा ही नहीं होता था बाहर, ठीक। तो आप एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप प्लस पढ़ते थे तो यहाँ पर y3 माइनस y1 होता था, यहाँ पर क्या है y1 माइनस y3। इसमें से माइनस कॉमन करके इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x, ये माइनस माइनस इसमें का प्लस x2 और ये बन जाएगा y3 माइनस y1 और ये सेम का सेम रह जाएगा x3 × y1 माइनस y2। इज दैट क्लियर। 10th में बहुत सारे बच्चों की ये नाराजगी होती है कि सर इतना लंबा चौड़ा फार्मूला याद नहीं रहता, किस तरीके से याद रखा जाए, ठीक है। वैसे आपको ये याद भी नहीं रखना क्योंकि आप इसका यूज भी नहीं कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। अगर ना भी लिखा रहे तो आपको डिटर्मिनेंट्स का यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आप 10th क्लास में अब नहीं है, अब आप 12th क्लास में। तो थोड़ा सा स्मार्ट तो बनिए, स्मार्ट मतलब चेहरा से स्मार्ट नहीं बनिए, लिखने में स्मार्ट बन रहे, ठीक है। जैसे कि आपको बता दूं, स्टूडेंट्स जिस तरीके से क्लास ऊपर जाते हैं उस तरीके से उसके लिखने के स्टाइल में चेंजिंग आता है। हम लोग बचपन में, मतलब बचपन में नहीं, 9th 10th क्लास में अगर इक्वेशन लिखना हो तो पूरा लिखते थे इक्वेशन EQUATION। अभी मैं देख रहा हूँ कि 12th में जो भी बच्चे होंगे उसमें से 90% बच्चे इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि EQ के पावर n लिख दिया, ये इक्वेशन हो गया। सॉल्यूशन लिखना है तो SOL के पावर n लिख दिया, ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब स्मार्ट मेथड है लिखने का, ठीक ना। तो आप भी थोड़ा सा स्मार्ट बना करो। क्लास 12th में हो तो 12th वाला काम कीजिएगा, ये 10th वाला काम मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से याद रखा जाए। आप अगर गौर से देखो तो इसमें एक आपको अल्टरनेट, आपके 10th में सर जी भी आपको ये चीज़ बताए होंगे, ठीक है। तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, वही चीज़ है। देखिए आप इसमें क्या देख रहे हैं कि नंबर जो है ना वो अल्टरनेट साइन मतलब कहने का मतलब एक क्रम में बढ़ता है, 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। फिर अगर यहाँ पर 2 से स्टार्ट कर रहा है तो 2 के बाद 3 तब 1। यहाँ पर अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 के बाद 1 और 2। ये चीज़ यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, कन्फर्म है कि 1 अगर स्टार्ट हो रहा है तो 1 के बाद 2 ही आएगा, उसके बाद 3 आएगा। 1 2 3, अगर 2 है तो 2 के बाद 3 तब 1 आएगा। 3 अगर आ रहा है तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2 आएगा। इज दैट क्लियर 100%। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, और हमेशा याद रखिएगा कि x वाला बाहर रहेगा और y वाला अंदर में रहेगा। क्लियर है। तो इस पर तो मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल लूंगा ही, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन में आप अटकिएगा 100%, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, देखिए समझ में आ जाएगी। आप एक बात हमको बता दो, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू अगर आप फाइंड कीजिएगा, अगर इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट्स ले लीजिएगा, इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा, तो आपको 2 चीज़ हो सकता है, वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, और 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, क्या कभी भी किसी ट्रायंगल का एरिया
नेगेटिव या जीरो पॉसिबल है? कभी भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया ना नेगेटिव पॉसिबल है और ना ही जीरो पॉसिबल है। ट्रायंगल का एरिया जब भी आएगा तो वो केवल और केवल एक पॉजिटिव नंबर आएगा। क्लियर है? तो अगर आपका बाय द वे यहाँ पर निगेटिव आ भी जाता है वैल्यू, तो आप उसको क्या लेकर के चलोगे? पॉजिटिव लेकर के चलोगे। 10th में सर जी इसको बताते थे इस तरीके से कि 10th क्लास में कहते थे सर जी कि इसके आगे क्या लगा लो? मॉड लगा लो। याद होगा आप लोग को, 10वां के सर जी आपको बताए होंगे कि ये क्या कर लेना, इसके आगे मॉड लगा लेना। मॉड लगाने का मतलब ये होता है कि अगर वो वैल्यू निगेटिव भी आ रहा है तो उसके अंदर में, मॉड के अंदर में जाने पर वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। इसीलिए आपके सर जी बताते थे कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया निगेटिव हम लोग नहीं ले सकते। बाय द वे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आ भी जाता है तो वहां पर आप कैप्शन में लिख दीजिएगा, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल नेवर कैन बी जीरो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, अगर आपका -10 आ रहा है तो आप सीधा लिखिएगा 10। क्लियर है? तो पहला नोट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल always, area of triangle always be a positive नंबर। किसी भी ट्रायंगल का एरिया आपको क्या आएगा? हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो उसको आप पॉजिटिव लिख लेना। दूसरी नोट पॉइंट, नोट पॉइंट नंबर सेकेंड, पहला क्या था कि अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। अगर नहीं आता है तब तो पॉजिटिव है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। 10th क्लास में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाता था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया रहता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया रहता था और वर्टिसेज में से कोई एक पॉइंट गायब कर देता था। जैसे कि ए में कहेगा कि ए का पॉइंट है x,3, बी का है 3,4, सी का है 5,9, इस तरीके से, और उसका एरिया कह देगा कि 10 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है? तो कहेगा कि ए में जो अननोन पॉइंट है उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो वहां पर हम उसको क्या करते हैं, अगर उस प्रकार से आपको अगर पॉइंट फाइंड करना हो और एरिया अगर आपको गिवन हो तो सॉल्यूशन करने में आप एरिया दोनों लेकर के चलिएगा, एक बार पॉजिटिव एरिया और एक बार नेगेटिव एरिया। ऐसा क्यों? तो पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव में भी आ सकते और नेगेटिव में भी आ सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो उसी चीज के लिए पॉइंट्स को, दोनों वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स निकालने के लिए पॉइंट सेम ही रहता है, वैल्यू अलग अलग आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का सिर्फ अंतर होता है। उसके लिए हम लोग एक बार एरिया पॉजिटिव में लेंगे और एक बार एरिया नेगेटिव में लेंगे। ये कब लेंगे? जब आपको एरिया गिवन हो और पॉइंट्स फाइंड करना। यानी हम लिखेंगे इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन and we have to find, इस लाइन का पूरा मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो, एंड वी हैव टू फाइंड, यानी हम लोग को ज्ञात करना हो, ए अननोन वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट, then we should take both value positive and negative, we should take both value positive and negative of area of triangle। दोनों पॉइंट क्लियर है? मैं दोनों पॉइंट्स पर एक एक क्वेश्चन करूंगा। नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे, और अगर एरिया दिया रहेगा और अगर क्या कहते हैं पॉइंट्स का कोई अननोन पार्ट फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक लेकर के ही चलेंगे। 10th में अगर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों करेंगे, तो वहां पर बताया जाता है, और रियल फैक्ट भी यही है कि मॉड जब ब्रेक होता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि मॉड x बराबर 2 लिखा हुआ है, मॉड x बराबर 2 लिखा हुआ है, तो x के ऊपर क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा फैक्ट आप समझ लीजिए। आप बताओ कि इस x के जगह पर क्या क्या आ सकता है कि वो 2 वैल्यू देगा। तो x के जगह पर 2 वैल्यू आ सकता है। पहला +2 भी आ सकता है, तो मॉड के बाहर निकलेगा तो +2 ही रहेगा, और दूसरा -2 भी रहेगा तो वैल्यू
2 ही देगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर अगर हम 2 डाल दे तो भी ये 2 है, और यहाँ पर -2 डाल दे तो भी ये 2 है। मतलब यस के यहाँ पर क्या को वैल्यू पॉसिबल हुआ, 2 को वैल्यू पॉसिबल है, एगो 2 है एगो -2। तो मॉड जब भी ब्रेक होता है तो वो अपना 2 वैल्यू देता है, ठीक ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इक्वल के लिए, ठीक ना। इक्वलिटी के लिए अलग चीज़ है, ग्रेटर देन और लेस देन रहेगा तब तो खैर बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। आप फिलहाल ये समझो कि अगर मॉड के अंदर कोई चीज़ है, जैसे कि ये मॉड के अंदर यहाँ पर डाल दिया जाता है, तो मॉड जब ब्रेक होगा तो एक बार एक पॉजिटिव वैल्यू लेगा और एक नेगेटिव वैल्यू लेगा। इज दैट क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारी बारी है कि 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल से। मुझे ये नहीं पता कि उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, जो भी आएगा वो एरिया हम लोग लिखेंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, नेगेटिव आएगा तो भी उसको पॉजिटिव बना करके हम लोग लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आपका एक्सरसाइज 4.2 या 3 है, ठीक। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज आर द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब 3 गो वर्टिसेज दिया हुआ है नीचे और उससे हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपके पास क्वेश्चन मैं पहले लिख रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज हुज vertices are 2,7, 1,1, 10,8। इसका एरिया फाइंड करना है। मुझे ये नहीं पता कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ठीक ना। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बना करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें तीनों पॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, आप इसको तीनों को मान लीजिए, ABC, PQR जो मर्जी वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको लिखने में, नोटेशन देने में आसानी हो कि हम लोग किसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए सॉल्यूशन में, थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखते हैं। सॉल्यूशन में लेट A, 2,7, A को हमने नाम दे दिया 2,7, B जो है आपका 1,1 एंड C 10,8। आप मर्जी तो आप फिगर भी बना लो बगल में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। A, B, A इतना, B इतना, C, B द 3 points ऑफ ट्रायंगल ABC। ये लाइन अगर लिख देते हो तो सुंदर लगता है, अच्छी सी बात है, अच्छा लगता है। बाकी आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ABC बी द 3 points ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमको एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है कि पहला पॉइंट जो होता है यक्स वाला सब होता है, और दूसरा जो होता है पॉइंट्स में दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका क्या होता है, वाई वाला होता है। तो डायरेक्ट आप लिखिएगा, इसीलिए हम लोग जानते हैं चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसीलिए एरिया ऑफ, यहाँ पर ट्रायंगल ABC है तो ट्रायंगल ABC लिख दे रहे हैं 1/2। वैल्यू रखिए, x1 का वैल्यू क्या है, ये x1, ये x2, ये x3। इतना तो समझ पा रहे होइएगा आप लोग, 10th क्लास पास करके आए तो इतना भी तो समझना आपका कर्तव्य बनता। अगर नहीं है तब तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता आपके बारे में। ये y1, ये y2, ये y3, 7 1 8 और लास्ट में क्या 1 1 1। अब यहाँ पर आप ये लिखना बेवकूफ़ी होगा कि एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फलनामा, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग चिलनामा। आप डायरेक्ट ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने आता है, बहुत अच्छे से आता है, आपने बहुत अच्छे से कवर करा है। बराबर आप लिखिएगा 1/2, और मैं तो कोशिश करूँगा कि आप इसका डायरेक्ट कर लो, ठीक ना। यहाँ पर मॉड लेकर के आप भी चलिएगा, ताकि निगेटिव अगर आए तो उसको पॉजिटिव बना लीजिएगा, ठीक है। 1/2, देखिए 2 के साथ क्या होगा, 2 इंटू 1 - 8, डायरेक्ट लिखिए, -7 इंटू, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो ये 1 1 1 -10। आगे क्या हो जाएगा, आगे आपका -1 के साथ आपका आएगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 8 - 10। कोई दिक्कत नहीं, मोड ना भी ले तो लास्ट में लिखना तो फर्ज बनेगा ही।
बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने -7 -7 गुने -10 नहीं -9 -1 i इंटू -2 सॉरी यहाँ पर +1 होगा। चलिए बराबर 1/2 -14 माइनस माइनस प्लस 9 सते 63 और -2। ठीक, आगे देखते हैं। बराबर हो जाएगा आपका बराबर 1/2, ये दोनों ऐड हो जाएगा माइनस वाला, तो ये आपका हो जाएगा 63 माइनस 14 2 16 बराबर 1/2, और ये घटने पर कितना आएगा 7 और ये बचेगा 4 बराबर, कटने वाला तो है नहीं, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें कोई लंबाई चौड़ाई थोड़ी ना दिया हुआ है, ये एक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स। किसी भी एरिया के लिए हम स्क्वायर लिखते हैं, जैसे कि अगर मीटर में दिया रहता है लंबाई तो हम लिखते हैं कि इतना स्क्वायर मीटर, किलोमीटर में रहता है तो इतना स्क्वायर किलोमीटर, सेंटीमीटर में तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर तो मीटर सेंटीमीटर कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं स्क्वायर यूनिट, 47/2 स्क्वायर यूनिट। या आप इसको काट करके लिख सकते हो 23.5 स्क्वायर यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ कि आंसर ठीक है कि नहीं, एक मिनट जरा सा। 4.3, अबे अजीब बुक है, इसमें तो आंसर दिया ही नहीं। हाँ है 4.3 47/2 स्क्वायर यूनिट करेक्ट है आंसर हमारा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, सेकंड क्वेश्चन अब ले रहे हैं। ये पहला टाइप का आपको क्लियर हो गया कि एरिया किस तरीके से फाइंड होता है। सेकंड की आपको एरिया गिवन रहेगा, अननोन वैल्यू फाइंड करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, और एक के का अननोन वैल्यू कर दिया, उसको फाइंड करना है। ठीक ना, क्वेश्चन है find the value of k if area of triangle is 4 square units and vertices are k, 0, 4, 0, 0, 2। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, k, 0, 4, 0 और 0, 2, और इसका एरिया भी दे दिया है। एरिया कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक ना, क्या दे रहे हैं 4 स्क्वायर यूनिट्स, और आपको फाइंड करना है कि इस k के जगह पर क्या आएगा। अभी मैंने सेकेंड नोट पॉइंट में ये डिस्कस किया था कि अगर आपको एरिया गिवन हो और अगर अननोन वैल्यू पॉइंट्स का कोई अननोन वैल्यू फाइंड करना हो, तो आप एरिया क्या लेकर के चलोगे, दोनों लेकर के चलोगे। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, आपका सोल्यूशन भी इसमें लिखिएगा कि जो भी आपको गिवन है, तीनों पॉइंट को पहले लेट कर लीजिए। लेट ए आपका नाम दे दीजिए k, 0, बी जिसका नाम दे दीजिए 4, 0 एंड सी नाम दे दीजिए इसको सी जो आपका 0, 2 बी द 3 points of triangle ABC। ठीक है, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना दिया हुआ है 4। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 4 ना लेकर के क्या चलेंगे, +-4 दोनों सिंबल लेकर के चलेंगे। क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जगह पर आप क्या रखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के एबीसी की जगह पर डायरेक्ट आपको याद है कि क्या लगते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 4 दिया हुआ है। तो x1 का वैल्यू कितना है k 4 0 0 0 2 1 1 1 इज इक्वल टू कितना +-4।
यही मेन फैक्ट है यहाँ पर, +-4 लेकर के चलना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ से हमको k का वैल्यू आने वाला है, एक पॉजिटिव में आएगा और एक निगेटिव में आएगा। हो सकता है दोनों पॉजिटिव में आएगा, लेकिन 2 पॉइंट्स अलग अलग है। एक्सपैंड कर लीजिए इसको इसका वैल्यू आपको करने आता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, k के साथ इंटू में क्या आ जाएगा, सॉरी इसमें 1/2 तो छूट ही गया, 1/2, ठीक ना। तो 1/2 इंटू k के साथ ये छूटेगा, तो 0 और -2, 0 को लेना जरूरी नहीं क्योंकि 0 से गुनाने पर 0 हो जाएगा, +1, इसको लीजिएगा तो 4 दूना 8 और -0 बराबर कितना, +-2। आगे देखिए, बस 2 लाइन का कैलकुलेशन है। 1/2 इधर जो है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, -2k +8 इज इक्वल टू +-4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -2k +8 इज इक्वल टू +-8। 4 से मल्टीप्लाई होने पर +-8 हो जाएगा। अब एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसमें 2 पार्ट बन जाएगा, -2k +8 बराबर एक बार +8 और दूसरा पार्ट आपका बन जाएगा -2k +8 बराबर -8। सॉल्व कीजिएगा इसको तो इसमें आ जाएगा k का वैल्यू -2k इज इक्वल टू 8 - 8 यानी -2k बराबर 0, तो इसलिए k बराबर कितना 0, भाग होने पर 0 हो जाएगा। और दूसरा इसमें आएगा -2k बराबर -8 - 8 यानी -2k बराबर -16, तो इसलिए k बराबर कितना कट करके 8 मरतबे आएगा। हेंस वैल्यू ऑफ k, हेंस k बराबर 0 एंड k बराबर 8। यही आपका आंसर होगा, 2 वैल्यू होगा। इसका भी आंसर हम देख ले रहे हैं ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाओ, मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊं कि मेरा बनाया हुआ 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3(1) थ्री का 1, अरे भाई मिल जा, 3 का 1 K0 3 का 1 0,8 100% सही है। तो ये 2 क्वेश्चन में अभी तक जो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में पहला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल पर, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, इस पर ज़्यादा एग्जाम्पल देना अपने आप में बेवकूफ़ी होगा। आप क्या करो, इस पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर ही सकते हो, जब आपको पॉइंट्स फाइंड करना हो तो भी आप कर ही सकते हो, दोनों लेकर के चलिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग 100% क्लियर हो गए होइएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड एप्लीकेशन है हमारा, पहला हम लोगों ने कवर किया एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकेंड एप्लीकेशन है आपके सामने कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ये भी चीज़ आपका 10th क्लास का ही है। 10th क्लास में भी आपको वहाँ पर बताया गया था कि 3 गो बिंदु को संरेख होने के लिए क्या शर्त है। तो 3 बिंदु को संरेख होने के लिए एक ही शर्त है कि 3 बिंदु संरेख तभी हो सकते हैं जब वो एक ही सरल रेखा में हो, इसलिए उसको संरेख कहा जाता है। यानी वहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 हो जाएगा। मैं 3 बातें अभी तक किया था। पहली बात कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया ना निगेटिव हो सकता है, ना ही 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो अगर निगेटिव आता है वैल्यू फाइंड करने में तो आप वहाँ पर क्लियर कर दीजिएगा कि वो निगेटिव नहीं है। अगर -10 आ रहा है तो वहाँ पर +10 उसको लिख दीजिएगा। लेकिन 0 आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर मतलब आप कह दो कि ये पॉइंट्स ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा सोच करके देखो, मान लिया कि हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, 1 पॉइंट्स यहाँ पर, 1 पॉइंट्स यहाँ पर और 1 पॉइंट्स यहाँ पर, ठीक है। चाहे 1 मिनट, अभी फिलहाल सीधा में ही ले रहे हैं। अब तीनों पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो तीनों एक लाइन में, ठीक है। क्या ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर पाए? बिल्कुल नहीं। अगर इस पॉइंट्स को, चाहे इस पॉइंट्स को, चाहे इसी पॉइंट्स को थोड़ा सा डेविएट कर दिया जाए, डेविएट करने का मतलब हल्का सा अपने पोजीशन से हिला दिया जाए, ऊपर या नीचा कर दिया जाए, मान लेते इस पॉइंट को यहाँ से हटा करके थोड़ा हटा करके यहाँ लिख देंगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा। देखिए इसको जब भी इसे मिलाइएगा इस तरीके से, चाहे जैसा ट्रायंगल फॉर्म हो, लेकिन होगा तो
छोटा ही, लेकिन ट्रायंगल तो फॉर्म करेगा ना, तो ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन एक ही कंडीशन बनता है कि अगर सीधा रेखा में जाता है ये तीनों पॉइंट्स तो ये ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा, ठीक ना, क्लियर है। तो अगर तीन बिंदु को कोलिनियर बताना है या फिर संरेख करना है तो सिंपल सी बात कि उसे ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, और ट्रायंगल अगर फॉर्म नहीं होगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 0। तो बस इसमें एक यही बेसिक पॉइंट है कि तीन गो पॉइंट कोलिनियर कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो जाए। हम उसको नोट पॉइंट नंबर 3 में ही लिखा सकते थे, लेकिन सोचे कि ये टॉपिक दे करके ही बता देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। इस पर एक क्वेश्चन भी एग्जाम्पल मिलेंगे, देखिए। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ A x1, y1 B x2, y2 and C x3, y3 be the 3 points। कोई तीन गो बिंदु है A B C और C तीनों क्या है, एक बिंदु है। ये हम नहीं करेंगे ट्रायंगल का ही बिंदु है, ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं होगा यहाँ पर कोलिनियरिटी के लिए। तो A B C be the 3 points, then A B and C will be collinear if, तीनों बिंदु कोलिनियर कब होगा, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना आ जाए, 0। यही इसके लिए कंडीशन। किसी भी तीन गो पॉइंट्स को अगर आपको कोलिनियर दिखाना है तो पहले क्या करना होगा, उसको एरिया 0 दिखा दीजिए, सीधा लिख दिया चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, हेंस पॉइंट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस इससे ज़्यादा लॉजिक इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कभी आपको कोलिनियर दे करके कुछ पॉइंट मतलब कुछ एक कंडीशन प्रूव करना रह सकता है, 10th में भी ऐसा था, यहाँ पर भी आपको दिया जा सकता है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये कोलिनियर वर्ड आएगा तो आप क्या करो, उसके एरिया को 0 के बराबर करके लेकर के चलना। मैं इस पर भी 2 क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ, बस थ्योरी इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक ना। बनाना है तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स बना दीजिए, A B और C इसमें बना सकते हैं। A आपका हो गया x1, y1, B आपका हो जाएगा x2, y2, C आपका हो जाएगा x3, y3। राइटिंग मेरा थोड़ा सा गंदा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। समझ में आ ही जाता होगा, राइटिंग A से लेकर के Z तक ही लिखते हैं, ठीक ना। 1-2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप भी समझ जाते हो क्या लिखते हैं, 2-3 में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं, अपनी मर्जी से लेने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि क्या पता हम जो लेंगे उसमें एरिया 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो बुक से ही क्वेश्चन आपके ले रहे हैं। सो डेट द पॉइंट, इतना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सो डेट द पॉइंट्स, इसमें नंबर दिया नहीं है, वेरिएबल ABC में है। मजा आएगा क्वेश्चन में, देखिए जरा सा क्या है क्वेश्चन, ठीक ना। आपके बुक का ही क्वेश्चन है। सो डेट पॉइंट्स, A पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ A, B + C। ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें थोड़ा सा नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला बात हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि पॉइंट्स कहाँ पर है, A और ये दूसरा, ये एक पॉइंट है, ये एक पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट। B आपका है B, C + A, और C आपका दिया हुआ है C, A + B आर कोलिनियर। क्लियर है। इसमें क्या करा है कि हमको दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। नंबर इसमें दिया ही नहीं है, 1 2 3 नहीं, वेरिएबल वो ABC के रूप में ही दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी एरिया हम फाइंड करेंगे तो 0 ही आना है तो आना है, 100% आना है तो आना है, चिंता मत कीजिए। यहाँ पर सीधा क्या लिखिए सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ, इसमें ABC लिखा हुआ है तो हमको लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, गिवन आपको तीनों पॉइंट्स, ताकि आपको सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो। गिवन A जो आपको है A, B + C है, B जो आपको दिया हुआ है B, C + A है, C जो आपको C, A + B है। यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लीजिए। 0 आया, सीधा लिख देंगे ABC आर कोलिनियर, बस और कुछ नहीं। अगर 0 नहीं आया तो लिखना तो बनता ही नहीं है, लेकिन आना ही आना है, क्योंकि शो करना है, प्रूफ करना है तो आएगा ही, चिंता मत कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा x1, x2, x3, यानी यहाँ पर लिखिएगा A B C, यहाँ पर लिखिएगा B + C, C + A
और ये a प्लस बी, और यहाँ पर क्या 1 1 1। क्लियर? चलिए बराबर तो इसका एरिया फाइंड करना है हम लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या करेंगे, बराबर बराबर। देखिए इसमें आप दो काम कर सकते हैं। पहला यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिए, अब जब पढ़े हैं तो उसका यूज़ करना तो फ़र्ज बनता है, और नहीं तो कल के वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि एक्सपैंड कर सकते हो आप, इस जो इसमें एगो पूरा का पूरा कॉलम प्लस के रूप में लिखा हुआ था, अलग अलग दो डिटर्मिनेंट से बना सकते हैं। वो करने से ज़्यादा अच्छा मैं इसको प्रॉपर्टी अप्लाई समझता हूँ करना। देखिए इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, अप्लाई अप्लाई ये C1 और C2 को ऐड कर दे रहे हैं तो कॉमन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अप्लाई C1 को क्या बना ले रहे हैं, C1 को बना ले रहे हैं C1 प्लस C2 वी गेट। तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इसमें आपका आ जाएगा b प्लस सी, यहाँ पर c प्लस a, और यहाँ पर a प्लस बी 1 1 1। अब कॉमन निकाल लीजिए ABC, तो ABC कॉमन आपका आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1 1 1, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी 1 1 1। अब चूंकि आइडेंटिकल वाला रूल यहाँ पर लग जाएगा, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, और किसी भी डिटर्मिनेंट्स का अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो यानी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ABCI इंटू 0 बराबर क्या हो गया 0, ठीक ना। यहाँ पर कैप्शन में आप लिख सकते हो चूंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक ना। अब एरिया 0 आ गया तो लिखिएगा चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना 0, हेंस पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। क्लियर है? बहुत आसान है कोलिनियरिटी पर क्वेश्चन। क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है, एरिया को 0 के बराबर दिखा देना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर दिखाना है तो एरिया को 0 करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। कोलिनियरिटी पर सेकेंड क्वेश्चन ये ले रहे हैं। ये क्या कर रहा है, देखिए कोलिनियरिटी पर इफ पॉइंट A, B एंड C तीनों का वैल्यू दिया हुआ है A, 0, 0, B, C 1 1 आर कोलिनियर देन प्रूव दैट इतना। इसमें एक कंडीशन दिया है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है और उस कंडीशन को फॉलो करके हमको इसको प्रूफ करना है, इसको लाना है। ठीक ना, यानी इसमें हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए बहुत ईजीएस्ट सवाल है आपके दिमाग में। जब ये कोलिनियर वर्ड आया तो आपको इससे समझ जाना चाहिए कि तीनों पॉइंट से बनने वाला एरिया का ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, गिवन है A जो है A, 0, B जो है 0, B एंड C जो है आपके पास C जो है वो क्या है 1, 1। वी हैव टू प्रूव 1/A प्लस 1/B बराबर 1। ठीक है, आगे इसमें हम क्या करेंगे, कह रहा है कि चूंकि A, B एंड C आर कोलिनियर, यहीं पर क्लियर कर दिया है कि ABC हमारा क्या है कोलिनियर है। जब ये कोलिनियर है तो हम लिख सकते हैं इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना 0। जब ये कोलिनियर है तो इससे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 1/2 A 0 1। आगे आपका आएगा 0 B 1 1 1 1 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अरे मुझे याद आ रहा है, सॉरी सेकेंड, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम 1/2 छोड़ दिए थे,
सॉरी वहाँ पर आप लोग 1/2 लगा लीजिएगा, ठीक ना। 1/2 रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पर वो भी 0 ही हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आप लोग बैक करके देख लीजिएगा, उसमें 1/2 छूटा हुआ था, ठीक है। तो 1/2 वहाँ पर लगा लीजिएगा, मिस्टेक हो गया, माइनर, उफ, चलिए कोई बात नहीं। आगे क्या लिखेंगे इसको, 1/2, इसको ब्रेक करेंगे। अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 के साथ ऐड होगा a इंटू b-1, a इंटू b-1, 0 को लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस 1 इंटू 1 के साथ इसको छोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 0 माइनस b बराबर 0। ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, आपका आ जाएगा ab और माइनस a और माइनस b बराबर 0। आप क्या करो, निगेटिव वाला दोनों पार्ट को एक साथ भेज दीजिए, तो इसको इधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा ab बराबर a प्लस b। लाना था आपको 1/a प्लस 1/b बराबर 1, लेकिन आ क्या गया, ab बराबर a प्लस b। आप क्या करो, इसमें अगर दोनों तरफ ab से डिवाइड कर दो तो वही बात आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इधर ab से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, इसमें ab और ab से डिवाइड करेंगे तो एगो a वाला कट जाएगा, एगो b वाला कट जाएगा। मर्जी है तो वो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ab, तो आपका हो जाएगा ab बट्टे ab a प्लस b बाई ab, ये कट करके आपको दे देगा 1, और ये आपका हो जाएगा a बट्टे ab, और ये आपका हो जाएगा b बट्टे ab। इसमें a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, तो इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/a, तो इसलिए आप कह सकते हैं 1/a प्लस 1/b बराबर 1। प्रूफ। कितना आसान है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्लोरिटी का क्वेश्चन है। तीसरा एप्लीकेशन हमारा बचा हुआ है, बस आज का यही पर तीसरा मतलब एप्लीकेशन खत्म करके आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट और रुक जाइए आप लोग, घबराइए मत, ये मत समझिए कि बहुत लंबा जा रहा है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। याद कीजिए, जो आप लोग अगर 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होइएगा तो उसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स पढ़ाया गया होगा। फार्मूला y मतलब y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इस फार्मूला का यूज़ करके वहाँ पर बनाया गया। लेकिन यहाँ पर हमको डिटर्मिनेंट का यूज़ करके बनाना है। तो इसमें करना क्या है, जैसे कि इसमें भी आपको 2 पॉइंट गिवन रहेगा, 2 पॉइंट, यानी आपको कहेगा कि एगो पॉइंट यहाँ पर, एगो पॉइंट यहाँ पर, इसे पास करने वाले लाइन का इक्वेशन आप हमको बताइए, ठीक ना। क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट केवल गिवन रहेगा। अभी तक हम जो भी देखते थे इसमें दोनों एप्लीकेशन में 3 पॉइंट्स गिवन होता था, इसमें क्या आपके पास केवल 2 पॉइंट्स गिवन है। तो तीसरा पॉइंट आप लेट कीजिएगा। और एक बात आप बताइए कि किसी भी लाइन का इक्वेशन आप फाइंड कीजिएगा तो वो x और y के रूप में ही आएगा। तो इसलिए आप तीसरा पॉइंट हमेशा लेट कीजिएगा। लेट एगो पॉइंट p कर लीजिएगा, चाहे q कर लीजिएगा, x, y हमेशा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कि हम इसमें बताते हैं, इफ a जो है आपके पास x1, y1 एंड b जो है x2, y2 बी द 2 पॉइंट्स आर गिवन। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। यहाँ पर आप इस तरीके से ले लीजिए कि ये आपका a है और ये आपका b है, ये आपका x1, y1 और ये आपका x2, y2, ठीक ना। अब इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें वर्क क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम आप इसमें कीजिएगा कि इस पॉइंट्स के बीच में, चाहे कहीं पर भी, मान लीजिए कि इस लाइन पर एगो पॉइंट है, ठीक ना, क्या कीजिएगा, लिखिएगा सेम टू सेम ही लाइन लिखिएगा, लेट पॉइंट P नाम रख लीजिएगा x, y, B ए पॉइंट ऑन AB, मतलब इस A और B को जोड़ने वाले पर कहीं पर एगो पॉइंट P होगा, ठीक ना, x, y। अब आप भी जानते हैं कि इसमें क्या लगने वाला है, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया कि नहीं। अब तीनों का कोलिनियरिटी का कंडीशन लगा दीजिए, हो गया। स्टेप 2 में लगाइएगा। स्टेप 2 में क्या काम कीजिएगा, अप्लाई द कंडीशन ऑफ
कोलिनियरिटी। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन इस पर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन और कुछ नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अदर बुक में तो हम देखे भी नहीं है, आरएस सवाल में शायद नहीं है। देखिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6। ये क्या कर रहा है कि इस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सो हमको फाइंड करना है, ठीक ना। तो इसमें आप सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, लेट ए जो है आपका 1,2 है एंड बी इसको मान लीजिए 3,6 बी द 2 points, be the 2 given points, be the 2 given points, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर जो बोले स्टेप 2 में, स्टेप नंबर 1 में कि P एगो पॉइंट x, y मान लीजिए, क्योंकि इक्वेशन आने वाला है तो x और y के रूप में आएगा, एक लीनियर इक्वेशन आएगा। यहाँ पर आप लेट कर लीजिएगा, लेट P x, y इज ए पॉइंट ऑन ए बी। अब सोचिए कि ए अगर यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इसके बीच में कहीं पर पी है, तो ये तीनों कोलिनियर ही ना होगा, एक ही सरल रेखा में ना होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस ए पी बी, ए कॉमा पी कॉमा बी आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 लगा लीजिए ए पी बी के लिए। 1/2 ए पी बी का एरिया क्या निकले, ए का पी का और बी का, ए का पी का और बी का, ए का 1, पी का x और बी का 3, फिर 2y 6 1 1 1 बराबर 0। क्लियर है ना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं ना होगा कि एक्स वाई कहाँ से आ गया, एक्स वाई जो है पी का कोऑर्डिनेट है, ठीक ना। तो ये ए का, ई पी का, आई बी का, फिर ए का, ई पी का, ई बी का, 1 1 1 तो होता ही, 1/2 इधर चला जाए तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 इंटू वाई -6 -2 इंटू ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो यक्स -3 प्लस 1 इंटू 6x -3y बराबर कितना, 0। 1/2 इधर गुना में, इधर जाने पर 0 कर दिया, आप उसको लिखने की जरूरत नहीं। आगे आपका हो जाएगा y -6 -2x प्लस 6 प्लस 6x -3y बराबर कितना, 0। प्लस 6 से -6 खत्म, आपका हो गया 6x में से 2x जाएगा तो कितना, 4x और 3y, आइए प्लस y मिलकर क्या हो जाएगा, -2y बराबर 0। या तो इतना ही पर आंसर छोड़ दो, 2 कॉमन आने वाला है तो 2 को कॉमन लिख करके अभी लिख सकते हो। ये आपका हो जाएगा 2x -y बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। जो हमको चाहिए उसका इक्वेशन यही हो जाएगा 2x -y, इस क्वेश्चन का, यानी इस दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 2x -y बराबर 0। इज दैट क्लियर? 100% आज हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पूरा का पूरा 100% कवर किया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग अच्छे से इसको कवर भी कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वो छोटा सा लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक मेरे समझ से सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक का प्रत्येक एक्सरसाइज का लेक्चर आपको अपलोड करके दिया जाएगा, एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 मिसलेनियस सारा का सारा, ठीक ना। प्रत्येक लेक्चर बाई, एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। अगले लेक्चर में वही शूट होगा डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।